अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। ज़मान पार्क में पेश होने वाली सूरत हाल के बाद तहरीक इंसाफ बैकफुट पर है। 2 दिन की सख्त मुहाज़राई के बाद तहरीक इंसाफ को अब समझ आना शुरू हो चुका है कि जो किया गया वो उनकी अपनी सियासत के लिए खुदकुश हमला साबित हुआ है। इस मुहाज़राई ने उन्हें रियासत के साथ इस स्टेज पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी नामुमकिन न सही लेकिन इंतहाई मुश्किल जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि रियासत अब ठान चुकी है कि शिद्दत पसंदी करने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा, सबको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शिकंजा मजीद सख्त होने के बाद अब तहरीक इंसाफ बैकफुट पर है और पूरी शिद्दत से सुलहजुई की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान के वकीला और रहनुमा अब अदालतों में इस बात का बरमला एतराफ कर रहे हैं कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने शिद्दत पसंदी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। यह अलग बात है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब भी इस मुहाज़राई का जिम्मेदार कारकुनान को करार देकर खुद राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बैकफुट पर जाने का अंदाजा खुद इमरान खान की ट्वीट से होता है, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़मन में किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं और इस जानिब मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं। चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी के उसूल पर कारबंद रहूंगा। 18 मार्च को इस्लामाबाद की अदालत में पेश होगा। इमरान खान की ट्वीट्स के बाद आज फवाद चौधरी ने भी एक मानी खेज ट्वीट करते हुए कहा कि आजम नजीर तारड़ रोज बयान दे रहे हैं कि मिलकर बैठे और मसाइल का हल करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी बातचीत का कहा है, इस अमल को बयान से आगे भी बढ़ाएंगे और जमातों को मिलने की तारीख और मकाम दें। इमरान खान पहले ही मुज़ाकरात की हिमायत कर चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ असद उमर की जानिब से भी बरमला इस बात का इजहार कि इमरान खान हुकूमत से बातचीत करने को तैयार है। एक और पेशरफ रात गए भी हुई है जब साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कोरोना के बावजूद करंतना तोड़कर ज़मान पार्क इमरान खान से मिलने जा पहुंचे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल, कानूनी और अदालती मामलात पर बातचीत हुई और जरा ये दावा कर रहे हैं कि इस मुलाकात में परवेज इलाही को बीच बचाव कराने और दरमियानी राह निकालने का टास्क सौंपा गया है। इस तमाम तर डेवलपमेंट से यही तासुर जा रहा है कि अब तहरीक इंसाफ NRO हासिल करना चाहती है, जिसके लिए वो हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत को तैयार है। वो इलेक्शन समेत हर मामले पर बातचीत को राजी दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत किसी भी तौर पर अब तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान को सेफ एग्जिट देने को तैयार नहीं है। आज चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इमरान खान पर सख्त तनकीद की और कहा कि अब रियासत पकड़ना चाहे तो 5 मिनट पकड़ सकती है, लेकिन रियासत खून खराबा नहीं चाहती है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके और ज़मान पार्क में होने वाले ऑपरेशन में क्या फ़र्क है? वहाँ डाकू पुलिस को पीछे धकेलते हैं और ज़मान पार्क में भी ऐसा ही हो रहा है। दहशतगर्द गारों में बैठकर अहकामात देते थे और ये ज़मान पार्क के अंदर से बैठकर पेट्रोल बम फेंकने के अहकामात देता है। इसी खुली छूट मिली हुई है क्योंकि अंपायर ने अब की उंगली पकड़ी हुई है और इसके सहूलतकार मौजूद है। ये 2014 में भी हो रहा था, लेकिन उस वक्त अंपायर ने उंगली पकड़ाई हुई थी और इसने पकड़ी हुई थी, इसलिए सब के बावजूद उसको सदाकत और अमानत के झूठे सर्टिफिकेट दिए गए। बेंच फिक्सिंग है, ये बंद होनी चाहिए और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए। शख्स जो अपना फैसला पिटिशनर के खिलाफ दे चुका है, एक दफा अपना जाती अनाद बता चुका है, आप हर बेंच में जब उन्हीं जजेस को शामिल करेंगे तो उसको और क्या कहते हैं। ज़ल्मे खलीलजाद साहब को मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके दौर में जो बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन इंतकाम, बदतरीन विक्टिमाइजेशन तमाम ऑपोजिशन पे हो रहा था, उस वक्त ज़ल्मे खलीलजाद साहब चुप क्यों बैठे थे? रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में जो हो रहा है और जो ज़मान पाक में हो रहा है उसमें क्या फर्क है? कच्चे में भी जब पुलिस डाकुओं को, डकैतों को, अगवाकारों को पकड़ने जाती है तो वो हथियारों से लेस होकर पुलिस के ऊपर हमलावर होते हैं। ज़मान पाक में भी यही हो रहा है जो कच्चे में हो रहा है। आज सामने इसलिए आ रहा है कि आज वो सहूलतकार ज्यादातर आ चुके हैं। अभी भी मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी बाकियात मौजूद है जो इसको सहूलत फराहम कर रही है। अदम तंजीमों के लोगों को ज़मान पाक में रिहाइश पजीर किया हुआ है, उनको रखा हुआ है कि अगर रियासत पे हमले की जरूरत पड़े तो वो ट्रेन दहशतगर्द वहां पर रखे हुए हैं। वो कहां से आए ये सब इनके पास? और आज वो इब्रारुल हक साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो कहते हैं कि हमारे लोग खुद कुछ हमलावर बन गए। गुज़श्ता रोज़ खुर्रम दस्तगीर खान ने भी निजी टीवी के एक प्रोग्राम में इस बात का तज़किरा किया कि अब ये गिरफ्तारी से बचने के लिए और नरमी मांगने के लिए अमेरिका से मिन्नतें करा रहे हैं। आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के फौरी बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान ने कल सेशन कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में दरखास्त की थी। दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि आप यहाँ होंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत का फैसला ट्रायल कोर्ट के सामने रखा था, इस अदालत ने जो फैसला दिया था ट्रायल कोर्ट ने इसको नजरअंदाज किया। अदालत ने कहा कि इस अदालत ने अंडरटेकिंग और श्योरिटी से मुतालिक ट्रायल का कहा था वो इत्मीनान करके ऑर्डर करें, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने अंडरटेकिंग मंजूर नहीं की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने लाहौर के वाक़े को मद्देनजर रखकर अंडरटेकिंग मंजूर नहीं की। मैंने कहा था कि लाहौर वाक़े से मुताल्लिक कार्रवाई वहाँ हो रही है।
अदालत ने पूछा कि क्या आपकी अंडरटेकिंग अभी भी मौजूद है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी इमरान खान की अंडरटेकिंग अभी भी मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक कह दिया है, सिक्योरिटी के हवाले से सेशन जज को भी इस हवाले से कह दिया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इमरान खान कल अदालत के सामने पेश होंगे। इमरान खान को सिर्फ ये खतरा है कि उन पर हमला हो सकता है, हुकूमत के पास भी इस हवाले से मालूमात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट यकीनन आपकी पेशी पर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखेंगे। अंडरटेकिंग का मतलब अदालत के सामने बयान है, अगर खिलाफ वर्जी हुई तो तौहीन अदालत होगी। इमरान खान ने कल सेशन कोर्ट पेशी के लिए अदालत में टेकिंग दी है, जिसे हाई कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है। बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के केस में सेशन कोर्ट के वारंट गिरफ्तारी के हुक्म पर अमल दरामद रोकते हुए इमरान खान को गिरफ्तारी से रोक दिया है, यानी वो वारंट मुअत्तल किए गए हैं। आज इमरान खान खुद लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां पर 9 मुकदमात में जमानत मकसूद थी। एक मुकदमा वो था जो दरखास्त थी जो अदालत से की गई थी कि वो तमाम तर केसेस का रिकॉर्ड मुहैया करे। इन 9 केसेस के अंदर 8 में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है, हिफाजती जमानत मंजूर की गई है, जबकि एक मुकदमा वो है जो तोशाखाना का है, जिसमें फौजदारी कार्रवाई का मामला है। वो मुकदमा अपनी जगह पर बरकरार है। अदालत में दौरान समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि आपको कोई ब्लैंकेट बेल नहीं दे सकते हैं। इमरान खान से जब ये मुकालमा हुआ कि कितने केसेस हैं, तफसीलात सामने आई तो पता चला 95 केसेस हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे तो पता था कि मुझ पर 85 केसेस हैं, 95 नहीं, 94 नहीं है। आप 6 मजीद केसेस उनसे कहिए कि डाल दें और इस तरह सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। मतलब मैं किन किन केसेस में जो है अब जमानतें लेता रहूंगा। आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पेश जरूर हुए हैं, उनको रिलीफ भी मिला है, लेकिन तोशाखाना केस की तलवार अब भी उनके सर पर लटक रही है, जिसमें कल उनके वकील के बकौल उनको पेश होना है और वहां पर उनकी पेशी के बगैर और कोई चारा नहीं है। अदरवाइज जो उनको इश्तिहारी और मफरूर करार देने की कार्रवाई जो है वो भी इनिशिएट हो सकती है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त ह्यूमन राइट्स एक्ट के तजिया कर रेहाम खान साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रेहाम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान के मुखालिफिन उनकी अदालत अदम पेशी पर यह कहते हैं कि वो अदालत नहीं जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, वो लीडर नहीं गीदड़ है, वो बुज़दिल हैं, दलेर नहीं है। तो आप क्या समझती हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब बुज़दिली के बायस अदालतों में पेश नहीं होते हैं या कोई मसला आता है? रेहान बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि जो हमारी हुकूमती जमातें हैं उनको अपनी ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखें, ये कहना कि वो जेलों से भाग रहे हैं या पीटीआई अवॉइड करती है अपने जो गुनाह हैं या अपने जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की हैं उन पे जवाब देना, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन अब जो बात एड्रेस करने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत ताख़ीर हो गई है, वो ये है कि बयानिया किसके हाथ में। तो अब ये कहना कि वो जेलों से डरते हैं या नहीं डरते, मुझे लगता है कि कभी कभी पीएमएलएन अपने जो जैसे कहते हैं ना कि कार्ड्स टेबल पे पहले ही बिछा देते हैं तो ओपोनेंट को पता चल जाता है। अब ये बातें अगर तो आपको कोई उसका फायदा हो रहा होता तो ठीक था, लेकिन द फैक्ट कि ये बार बार कहना कि जेल चला जाएगा और इससे डरता है उससे डरता है, दिस आई थिंक इज बैकफायर्ड। आई थिंक कि अगर आपने जेल भेजना था या अरेस्ट करनी थी या आपने कह रहे हैं कि वो कोर्ट ऑर्डर्स इवेट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज को पहले मुख्तलिफ तरह से हैंडल करना था। यहाँ जो बयानिया बनाने की जो एक्सपर्टीज है वो एक पार्टी के चेयरमैन के पास है और वो बड़ी जबरदस्त ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन रेहाम साहब, आप नहीं समझती कि इमरान खान का भी हर बयानिया बैकफायर किया है? वो अमरीकी साजिश से मोहसिन नकवी तक का बयानिया हो, उसके बाद वो अदालत जाने का एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों से, फिर मेरे मुशीरों तक, हर बयानिया खासतौर पर आउस्टर ऑफ हिज गवर्नमेंट के बाद वो हर बयानिया बैकफायर कर रहा है। मेरा ख्याल है कि वो बयानिया में देखिए बात ये होती है, आज भी रेहान हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट शी दोबारा री इलेक्ट हो गए हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि मई में एर्दोगान के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि सऊदी और ईरान की इतनी बड़ी डील जो है उनको एक टेबल पे ले आए हैं, उनके मुज़ाकरात, उनकी दोस्ती शुरू हो गई है और चाइना ने फैसिलिटेट की है। बात हम करें एक ऐसे शख्स की या एक ऐसी पार्टी चेयरमैन की जो कि एक्चुअली एक सियासी लाश थे, लेकिन उन्होंने अपने को रिवाइव रखा है। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन क्या कीजिए कि मुल्क में अगर इंस्टेबिलिटी है तो वो भी एक शख्स की वजह से है। अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करने को तैयार नहीं रहे गुज़श्ता 3.5-4 साल में, तो उसकी वजह भी इमरान खान ही है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कौन है? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हमारी वो यूथ है जो कि बेरोजगार बैठी हुई है,
पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स वो होने चाहिए जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में आगे आनी चाहिए, होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर वो कैसे है जिसके खिलाफ एक अदम एतमाद की मूवमेंट हो गई है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स यूथ है तो यूथ के हाथों में तो पेट्रोल बम थमाए हुए हैं, यूथ के हाथों में तो पत्थर थमाए हुए हैं कि जाओ और अपने ही रियासती इदारों के खिलाफ ये पत्थर बरसाओ, जाओ और पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम गिराओ। यूथ के हाथ में तो ये सब कुछ है। लेकिन यूथ, ये जो परसेप्शन है, ये जो तासुर दिया गया है कि यूथ को बहुत मोहब्बत है, भाड़े पे आपने अगर खरीदी हुई यूथ लाए हो, कोई कहीं से तरखान, कोई सी मिस्त्री आप लेके आए हो और उनको 4000 दिहाड़ी आप दे रहे हो, तो ये कोई यूथ की मोहब्बत नहीं है। और यूथ की मोहब्बत जो थी और ये जो कल्ट बिहेवियर था वो तो हिटलर का भी था। आप अगर तारीख उठा के देखें तो उसमें यही थे कि जब सोल्जर्स उनके खत्म हो गए तो एक खातून लिखती हैं कि बेबी फेसेस मुझको यूनिफॉर्म्स में से और उनके हेलमेट्स के नीचे से नजर आते हैं। तो ये कल्ट बिहेवियर और छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चों को इंडोक्ट्रिनेशन आप देख रहे हैं चल रही है। मेरा पॉइंट ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक शख्स जो कि खत्म हो गया था, लेकिन राम साहब देखिए वो देखिए कि वही जो कल्ट बिहेवियर है उसकी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं जबान पार्क के बाहर, वो कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, एक ट्रेंड सेट किया जाता है, पहुंचो जमान पार्क की तरफ, जमान पार्क आते हैं और पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार होने देते नहीं है, वो ये साबित करते हैं कि इमरान खान अनटचेबल है। तो आप फिर भी समझ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ यूथ नहीं है? मैं समझ रही हूँ कि उनके साथ नहीं है, मैं समझ रही हूँ कि ये एक उनको ब्रांडिंग का बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग एक्सपर्टीज उनके पास है और कब से वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मेरा यही पॉइंट था कि अपनी ब्रांडिंग पे पीएमएलएन ने खास तौर पे और पीडीएम की जमातों ने फोकस नहीं किया। पीटीआई के चेयरमैन का क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि जैसे आप क्लास में एक बुली होता है, एक चीफ बुली होता है और एक नया लड़का आता है क्लास में, तो उसको पहले ही से देख के वो चीफ बुली कह देता है कि ये तो चिश्माटू है, ये तो भैंगा है, ये तो लंगड़ा है। इस किस्म की बातें वो लगा देते हैं। यही तरीका पीटीआई के चेयरमैन का है, किसी को डीजल कह दिया, किसी को चोर कह दिया, किसी को डाकू कह दिया, एंड ही इज फर्स्ट विद द ब्रांडिंग। बयानिया को वो पहले पकड़ते हैं। आप कह रहे हैं उनका बयानिया बैकफायर हुआ है, ही इज कॉन्स्टेंटली बिन इन न्यूज। अब आप देखें कि एक शख्स इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के ब्लेटेंटली झूठ बोल रहा है, किसी ने उसको नहीं पकड़ा कि ब्लेटेंटली झूठ बोल रहा है। कोई उसको मारने के लिए नहीं आया था, कोई उसको अरेस्ट के लिए नहीं आया था। एक कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन है और आपने पेशी पे पहुंचना है, आपको मुझको पेशी पे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया है? आप कॉन्स्टेंटली एक शख्स के हाथों हुकूमत, अदलिया यरगमाल दिखाई देती है। सोशल मीडिया हो, तो आप वजीर आजम को क्या मशवरा दे रही हैं कि उसी तरह की ब्रांडिंग करें जिस तरह की इमरान खान करते हैं, उसी तरह की बड़के मारें, उसी तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव्स बिल्ड करें, स्टेटमेंट्स क्रिएट करें, डेल्यूजन क्रिएट करें लोकल इंटरनेशनल मीडिया में जैसे इमरान खान करता है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का रोल, यूएस प्रेसिडेंट हो या यूके का प्राइम मिनिस्टर हो, उसका रोल क्या होता है? दिखना, अपनी पब्लिक को दिखाई देना। और क्यों इलेक्ट होते हैं? ग्लैमर की वजह से इलेक्ट होते हैं। तो आप ये पब्लिक फेस तो हमारा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही है। दूसरी तरफ आप देखें कि मियां नवाज शरीफ अभी तक लंदन से वापस नहीं आए, तो ये इसकी वजह से इस आर्गुमेंट को बाय कर रही है कि इमरान खान हैंडसम वजीर आजम थे और आज भी अगर उनकी पॉपुलैरिटी तो हैंडसम होने की वजह से। एब्सोल्युटली, मैं समझती हूँ कि एक शैलो ब्रांडिंग है। आपके ख्याल में ये अमेरिका में बैठे हुए सारे डॉक्टर्स जो उनके बारे में पिटिशन डाल रहे हैं कि जी हमारा हैंडसम जो असासा है वो उसको कुछ हो ना जाए, इनसे पूछना चाहिए कि पहली बात ये कि आपका हैंडसम तो कह रहा था, क्योंकि वजह शोहरत क्या है? वजह शोहरत क्या है? ग्लैमर के अलावा क्या है? क्या किया है? आपको नहीं लगता कि ये मामला खुद इमरान खान के गले पड़ गया है और जो सिक्योरिटी सिचुएशन इमरान खान साहब ने क्रिएट करने की कोशिश की है उसकी वजह से कम इलेक्शंस तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, या इलेक्शंस का मामला खटाई में डाल दिया है खुद से? रेहान, इलेक्शंस उस मुल्क में होते हैं जहां पे जमहूरियत हो। आप ये देखें कि इतनी खतरनाक बात करना कि आपके अगर हेलीकॉप्टर आया तो उसका हम इलाज कर देंगे, तो इलाज किस चीज से होगा? गुलेलों से मारेंगे? रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ही लगती है ना, तो कहां से आ रही है ये? आप मुझे बताएं कि कोई और सियासी पार्टी छोड़ दे, कोई डकैत हो, कोई स्मगलर हो, उसके पास रॉकेट लॉन्चर होता है कि वो इस किस्म की थ्रेट्स दें? और एक आम सा शहरी इतनी हिम्मत रखे कि सिटिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इस तरह की भड़के मारे, सिटिंग डीजीआईएसआई को इस तरह की भड़के मारे, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। वो तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं वो आए हैं। मसला यहाँ पे ये है कि एक ग्रोह, एक टोला जो कि दहशतगर्दों की तरह बिहेव करता है, स्टेट को यरगमाल करता है, कोई कानून नहीं मानता, कोई आइन नहीं मानता, उसमें इतनी अजीब किस्म की वो बात कर रहे हैं कि जमहूरियत का तकाजा ये है कि आप इलेक्शंस करें। तो क्या जमहूरियत का तकाजा ये नहीं है कि कोर्ट ऑर्डर का पास रखें? जमहूरियत का
का तकाजा ये नहीं है कि पुलिस आए, अपनी ड्यूटी निभाए, उसको आप अब्यूज ना करें, उसके ऊपर आप वायलेंस ना करें। अपनी मर्जी का जमहूरियत है इनकी। जमहूरियत का तकाजा क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं था? आपको जमहूरियत तब याद आती है जब आप सीएम बनना चाहते हैं, अपनी मर्जी का सीएम लगाना चाहते हैं, जब आप पीएम बनना चाहते हैं। लेकिन बाकी जमहूरियत किसी की नहीं नजर आती। अब इनको जमहूरियत नजर आ रही है। अरशद शरीफ साहब जब इनके बारे में बात करते थे तब इनको आजादी सहाफत याद नहीं थी। कल से इमरान खान साहब की टोन और उनके जो ज़ुमाए या काबरीन है, बड़े सीनियर फ्रंट लाइनर्स हैं, उनकी टोन और टेम्पो काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की और उनका ये कहना था कि मैं सबसे बैठकर बात करने को तैयार हूँ। फिर फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई बताएं हमें किस जगह बैठना है और किस वक्त बैठना है। असद उमर साहब ये कह रहे हैं हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि ये गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर ऐसा हुआ क्या है? क्या इमरान खान साहब को इस बात का यकीन हो गया है कि बंद गली में इससे निकलने का रास्ता कोई नहीं है और अब हुकूमत से, जिनको वो चोर डाकू कहते थे, उनसे बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है, सब बातें मानी जा सकती हैं? देखिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं अपने इस तमाम बच्चों और जितने भी यंग लोग हैं, खास तौर पे वो बेचारी मासूम खवातीन और हमारे ओवरसीज डॉक्टर्स जो हैं, उनको कहूंगी कि हिटलर की जरा तारीख पढ़े। हिटलर के आखिरी दिनों में क्या था? वो एक तरफ से भड़के मारा था, दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके साथ पीस हो जाएगा। जब प्रेसिडेंट रोजवेल्ट की डेथ हुई तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाला जो प्रेसिडेंट है वो मेरे साथ सुलह कर लेगा, और उसने अपने को बंकर में इसी तरह से बंद कर दिया था। इसी तरह से बंकर में बंद कर दिया था। फिर आखिर में वो ऑर्डर्स दे रहा था और उसके इर्द गिर्द किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको कह सके कि तुम थोड़े से बावले हो गए हो और ये ऑर्डर्स तुम्हारी कोई नहीं मानेगा, तुम्हारे नीचे कोई अब पावर नहीं रहेगी। आखिर में उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और आखिर में क्या हुआ आपको पता है? हिटलर को उसको यकीन था कि मेरे जाने के बाद लोग कहेंगे कि ये बड़ा कोई हीरो है और इसने बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन तारीख झूठ नहीं बोलती। आप बीबीसी पे बैठ के, फॉरेन मीडिया पे बैठ के झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अंदर तो आपको पता है ना कि आप खोखले हैं। तो जाहिर है चॉइसेस ही क्या है? आप जमहूरी निजाम में इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते। वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है, ये जो सारे लोग बातें करते हैं ना कि लीडर है और मकबूल तरीन जमात तो वोट में नजर आती है। मकबूल तरीन तो ये 2018 में तमाम जो इनको सपोर्ट मिली उसके साथ नहीं थे, बेसाखियों के साथ तो इनकी हुकूमत चल रही थी। तो आप ये समझ रहे हैं कि इज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस कि वो हुकूमत के साथ बैठे और फिर हुकूमत जो कह रही है उनकी कंडीशंस के ऊपर मान लें ताकि इनके लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हो सके? आप ये कह रही हैं? रेहान, ही इज यूजिंग एवरी ट्रिक इन द बुक टू मेक श्योर कि उसको कोई हाथ ना लगाए। उनको पता है कि उनकी मकबूलियत, हम लोग टीवी पे बैठ के सुन रहे हैं कि मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन पीटीआई को पता है कि वो कितने मकबूल हैं। उनको पता है कि उनके पास वो वोट की ताकत नहीं है। ये सारा एक मिथ है, एक प्रोपेगेंडा है जो उन्होंने क्रिएट किया है और बाकी सब लोग उससे डर जाते हैं। लेकिन उनको तो पता है अपनी असलियत, उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। पंजाब की एक्चुअली इलेक्शंस के लिए वो नहीं रेडी। अगर वो रेडी होते, ये जो रेड लाइन वाली बात है, ये पेड एजेंडा है, ये सोशल मीडिया पे पेड लोग हैं। हमारी रेड लाइन है, ये वो लोग हैं जिनके मफादात इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग वो हैं जो कि कहीं से, आपको मैं दोबारा कह रही हूँ कि 4000 दिहाड़ी पे कोई मिस्त्री, कोई तरखान आप उठा के लेके आए हैं उस जगह से जहां आपकी हुकूमत है। आप पंजाब से तो वो ला भी नहीं सकते। जो लोग हैं, खवातीन आ नहीं रही, मजदूर पकड़ के लाने की आपकी नौबत आ गई है, तो उनको तो मजबूरी है। लेकिन ही हैज यूज्ड अपनी मजबूरी को, उन्होंने एडवांटेज के तौर पे इस्तेमाल। लास्टली इन वेरी क्विकली, क्योंकि आप अमेरिका में बैठी हुई हैं, खुरम दस्तगीर साहब ने कल ये कहा कि अमेरिका से सिफारिश कराई जा रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। आपके पास भी ऐसी इत्तलात है कि अमेरिका पे लॉबिंग हो रही है और अमेरिका पर इससे कहा जा रहा है, सिफारिश कराई जा रही है पाकिस्तान से कि वो इनको गिरफ्तार ना करें हुकाम से? देखें, हमने फोटोग्राफ्स देखे, उनकी जो हमशीरा हैं उनके फोटोग्राफ्स देखे अमेरिका में। फवाद चौधरी साहब की हमने ट्वीट्स देखी, लेटर्स देखे। जनाब ब्रैड शर्मन को लिख रहे हैं। ब्रैड शर्मन की वजह शोहरत क्या है? ब्रैड शर्मन की वजह शोहरत ये है कि पाकिस्तान में जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या दुनिया भर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसके लिए उनको लोग कांटेक्ट करते हैं और यही वजह है, इसी की वजह से वो मशहूर हैं। तो आप भी क्या बंटवारा चाहते हैं? मेरा मानना ये है कि ये जो टोला है ये सियासी जमात नहीं है। इसके मकासद और मफादात जो हैं वो मगरबी एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसको डैमेज करना चाहते हैं। ये एक सेसेशनिस्ट काइंड ऑफ माइंडसेट है। बंटवारा और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के मुशाबत मैं इनको दूंगी। और आपने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर से इन्होंने खत लिखवाए,
कि जनाब हमारे लीडर को बहुत ज्यादा कोई रिस्क है। क्या रिस्क है? पेशी जाने का रिस्क है। आप ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट लिवेबल। ये जो हालत हो गई है जहां लॉ एंड ऑर्डर की एक ब्लैकमेलिंग टोला ऐसी हरकतें कर रहा है, तो आप आ सकते हैं पाकिस्तान में? इस तरह तो कोई भी किसी के ऊपर भी वायलेंट अटैक कर सकता है। किसी की भी बच्ची की, किसी भी बच्चे की जानो माली महफूज नहीं होगी अगर आप जो स्टेट की रिट है उसी को मान नहीं रहे हैं। इस वक्त आप बहुत ही एक जी प्लीज आप कंप्लीट कर लें, देन आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। इस वक्त बहुत ही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक जो टोला है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है तो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान में नहीं आ सकते, और ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारी मईशत ज़्यादा कमज़ोर हो। और ये एक मगरबी एजेंडे पे और एक फॉरेन एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। इनको पता है इनको कुछ नहीं मिलना। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत को, हमारी अदलिया को, हमारी स्टेट को ये समझना चाहिए कि यू कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज बाय अ ग्रुप ऑफ ब्लैकमेलर्स। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहाम खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एजेंडा मईशत को कमजोर करना है। मईशत कहाँ खड़ी है, IMF के साथ मामला क्यों तय नहीं हो रहे और IMF डील में रुकावट क्या है, इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया अमेरिका की इजारादारी से निकलकर एक बार फिर बायपोलर हो चुकी है। इस बार अमेरिका और चाइना के बीच टक्कर है। अब इसे आप पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए या कुछ और, कि हम एक बार फिर गलत वक्त पर गलत जगह खड़े हैं। अमेरिका और रूस के बीच सर्द जंग के बाद एक और सर्द जंग का मरकज पाकिस्तान है। अगर हम अपने अंदरूनी इंतशार को थोड़ा ब्रेक लगाकर खित्ते पर नजर दौड़ाएं तो बहुत कुछ बदल गया है। सऊदी अरब और ईरान का एक दूसरे के करीब आना एक बड़ी डेवलपमेंट है और अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका है। बिल्कुल ऐसे ही सऊदीया और तुर्की के इख्तलाफात खत्म हुए हैं। अब गल्फ के अंदर जो तब्दीलियां बड़ी तेजी से रूनुमा हो रही हैं उसके पीछे चाइना है, और यही बात अमेरिका को खटक रही है। दूसरी जानिब चाइना ने रूस यूक्रेन जंग में भी सालिसी की पेशकश की है, जिसे रूस और यूक्रेन दोनों में पजीराई मिल रही है, और उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अरसे तक चाइना ये जंग भी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर चाइना रूस और यूक्रेन जंग में अपना किरदार अदा करता है तो यूरोपीय ममालिक का झुकाव भी चाइना की तरफ होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन पहले ही चाइना को रूस यूक्रेन जंग में सालिसी की पेशकश कर चुकी है। तो अगर चाइना फ्रंट फुट पर आकर रूस यूक्रेन जंग को रुकवा देता है तो ये चाइना की एक बड़ी कामयाबी और अमेरिका की नाकामी तस्वुर होगा। ये वाज़ेह है कि अमेरिका इस जंग के खिलाफ है, मगर इसका मकसद रूस को ज़ेर करना है। यूक्रेन की जीत से इसका और कोई मतलब नहीं है। यूं चाइना खित्ते में उन तमाम ममालिक पर अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है जहां कुछ अर्सा पहले तक अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर चला करता था। अब इस सारी डेवलपमेंट को पाकिस्तान के जाविये से देखें तो समझ में आता है कि IMF की शराइत सख्त से सख्त तरीन क्यों होती जा रही है। पाकिस्तान इससे पहले 21 बार IMF प्रोग्राम में गया है, लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि हम IMF की एक शर्त मुकम्मल करते हैं तो दूसरी सर पर खड़ी होती है। इसे मुकम्मल किया जाता है तो कोई नई शर्त सामने रख दी जाती है। अब तो हालात यहां तक पहुंच गए कि पाकिस्तान ने IMF के स्टाफ लेवल मुआहिदे से पहले ही उसकी तमाम शराइत मान ली हैं, लेकिन IMF का दूर दूर तक कोई नहीं है। IMF की शराइत के मामले में हुकूमत का क्या कहना है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुश्किलात है, चैलेंजेस बहुत हैं। एक तरफ माशी तबाही जो पिछली हुकूमत ने की, महंगाई का बोझ है, IMF कड़ी शराइत हैं, उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हिम्मत हारने का सवाल नहीं पैदा होता उस मालिक जिसके कब्जे में हमारी जान है। इंशाअल्लाह उसकी मदद और नुसरत से हम मिलकर ये मखलूत हुकूमत हम काम कर रही है, और इंशाअल्लाह अवाम के दुखों को हम मजीद कम करेंगे। लेकिन शायद इन शराइत से बढ़कर भी कुछ हो रहा है जिसे देखना होगा। मसलन ज़ल्मे खलीलजाद का अचानक एक्टिव होना, पाकिस्तान के इदारों को कहना कि आप जून में इलेक्शन कराएं। समझ से बाहर है कि जून में उनसे क्या मुराद है। पहले फिर कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का हम बयान कि किसी सूरत अपने मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कहा, मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इसहाक डार साहब को ये स्टेटमेंट पड़ा। वो क्या स्टेटमेंट था, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखें। There to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So as for the IMF program delay is concerned, प्रिंसिपली वजीर खजाना बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर यह नहीं बताया कि आखिर कौन है जो हमें हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज करने का कह रहा है।
इस खदशे का इजहार कुछ रोज पहले रजा रब्बानी साहब ने सेनेट में किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान को ऐसे किरदार के लिए आमादा किया जा रहा है जो उसके कौमी और स्ट्रेटेजिक मफादात के खिलाफ है। उनका कहना था कि क्या हमारे चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खतरे में हैं। इस मामले पर वजीर आजम ईवान में बयान दे, रजा रब्बानी साहब की तरफ से इसका तकाजा किया गया। इस वक्त पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किलात में है और IMF की राह तक रहा है। अब IMF की जानिब से जो ताज़ा शर्त सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को गारंटी देनी है कि जून तक दीगर जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान को $6 अरब तक इमदाद दे देंगे। पाकिस्तान ने इसके लिए कोशिशें शुरू की हैं, लेकिन हर मुल्क अपना एक तरीक़ाकार रखता है। कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब ने भी दोस्त ममालिक के लिए नई कर्ज पॉलिसी वज़ा की है। कुछ ऐसी ही शराइत दुबई की जानिब से भी सामने आई है। तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान को लिख कर देगा कि वो जून तक पाकिस्तान को इतना कर्जा दे देगा। दूसरी जानिब खित्ते में अमेरिका और चाइना आमने सामने आ गए, तो सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान ने पावर सेक्टर की मद में चाइनीज़ कंपनीज़ को भी अगले चंद रोज़ में $1 अरब से ज़ायद की पेमेंट्स करनी है और ज़राए का कहना है कि चाइनीज़ कंपनीज़ इन पेमेंट्स को रोल ओवर करने को तैयार नहीं है। इसीलिए सेक्रेटरी खारजा असद मजीद चाइना पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि चाइना से हमें कोई रिलीफ मिलता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में एक वाज़े दरार मौजूद है, जबकि चाइना को भी हमारे बहुत से मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहेगा कि हम अमेरिका से बेल आउट लें, वो भी ऐसे वक्त में जब चाइना ने अपनी सारी ताकत CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे पर लगा रखी है। अब सवाल ये है कि इन हाथियों की लड़ाई में पाकिस्तान पिस रहा है, क्या हमारे अरबाब इख्तियार के पास वो विजन, वो सलाहियत है जो हमें इस चुंगल से निकाल सके। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौन है जो दहशतगर्दी के एवज टिकट का वादा कर रहा है कि आप दहशतगर्दी करें आपको टिकट मिलेगा। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इमरान खान इक़्तिदार से बेदखली के बाद सल हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। इमरान खान का सारा बयानिया रियासती इदारों के जिम्मेदारान को हदफ़े तनकीद बनाने के गिर्द घूमता है। कभी वो अस्करी क़ियादत को साजिशी करार देते हैं तो कभी जजेस को सख्त कार्रवाई की धमकियाँ देते हैं। कभी वो पुलिस के एहलकारों पर कारकुनान के जरिए हमले कराते हैं और कभी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं। इमरान खान की तरफ से मुसलसल झूठ बोलने की वजह से जहाँ तहरीक इंसाफ के नजरियाती वोटर्स परेशानी का शिकार हैं, वहीं इमरान खान के करीबी साथी भी परेशानी में मुब्तला है। अब तो इमरान खान पर यह इल्ज़ाम भी लगना शुरू हो गया है कि वो अपने करीबी साथियों को नजरअंदाज करके माजी करीब के शिद्दत पसंद सोच के हामिल और मुख्तलिफ कलदम तंजीमों के साथ वाबस्ता रहने वालों पर तकिया कर रहा है, जिसकी मिसाल हमें और मौलाना सूफी मोहम्मद के रस्ते रास्त इकबाल खान के जमान पार्क में मौजूदगी और कारकुनान के खिताब से मिलती है। जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह जमान पार्क के अंदर से पेट्रोल बम बनाकर रियासती इमलाक को ताक कर निशाना बनाया गया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि हम इकबाल खान के पस मंजर से अपने नाज़रीन को आगाह करें। ज़राए के मुताबिक इकबाल खान 3 दिन जमान पार्क में मौजूद रहे। इकबाल खान माजी में कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मतलूब रहे हैं। इकबाल खान सूफी मोहम्मद के साथ उनके दौर में शिद्दत पसंदी के अवाइल से ही उनके साथी रहे हैं। सूफी मोहम्मद सन 1992 में दीर से अपनी तहरीक का आगाज़ करते हैं, तो सवात में उनकी तहरीक कई सालों में कोई ख़ास जड़ नहीं पकड़ती। ताहम 1994 में मकबूलियत हासिल होती है और सवात के मजहबी सोच रखने वाले अफराद इसका हिस्सा बनने लगते हैं और इन्हीं में से एक मोहम्मद इकबाल भी थे। मोहम्मद इकबाल सन 2000 में इस तहरीक के इंतहाई फाल रुकन बनकर सामने आ चुके थे और इसी साल कलदम तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी सवात के अमीर मुकर्रर कर दिए गए और ये जिम्मेदारी उन्होंने सन 2009 तक निभाई। मोहम्मद इकबाल हर मोड़ पर सूफी मोहम्मद के साथ दिखाई दिए और वो सूफी मोहम्मद के साथ जहाद के लिए अफगानिस्तान भी गए। मोहम्मद इकबाल अफगानिस्तान से वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2010 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 12 साल जेल में रहे, 2022 में रिहा कर दिए गए। फिर सवात में चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा और फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। उनको तहरीक इंसाफ में शामिल कराने के लिए KP के साबिक चीफ मिनिस्टर महमूद खान का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके बाद दोबारा उन्हें पजीराई जमान पार्क में कारकुनान से खिताब के बाद मिली है और तब से वो एक बार फिर मीडिया स्क्रीन्स और हुकूमती हल्कों में ज़ेर बहस हैं। उनका जिक्र गुज़श्ता रोज़ IG पंजाब और निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने भी किया। खुद उनकी तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया, वो क्या है वो भी आपके सामने रखता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा KP से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया जो कि मैं बाकायदा 28 अक्टूबर 2022 से PTI का वर्कर हूँ। इसमें मैंने शमूलियत इख्तियार की है और इसके वर्कर की हैसियत से मैं खान के कॉल पर उधर जमान पार्क गया था, उधर जो भी थी। ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं है। मैंने प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।